नमस्कार, 8 बजे की खबरों में हाजिर हैं और सबसे पहले जम्मू कश्मीर, जहां पर इस समय आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ जारी है। पामपोर इलाके में सुबह 7:30 बजे शुरू हुई इस मुठभेड़ में तो आपको बता 3 आतंकवादी एक सरकारी बिल्डिंग में छुपे हुए हैं, जहां स्थानीय लोगों को स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। ईडीआई बिल्डिंग जम्मू और श्रीनगर के हाईवे के बीच में पड़ती है और मुठभेड़ के कारण यातायात इस हाईवे पर रोक दिया गया है। साथ ही कल मुहर्रम के कारण भी कई इलाकों में इसके आसपास रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। पंपोर के ईडिया हॉस्टल से उठता हुआ धुआं। सुरक्षा बलों के मुताबिक आतंकी इसी इमारत में छुपे हैं और वहां से रुक रुक कर गोलीबारी कर रहे हैं। आतंकियों की फायरिंग के दौरान एक जवान जख्मी भी हुआ है। दूसरी तरफ सुरक्षा बल छुपे आतंकियों को बाहर निकालने के लिए पावर शेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि दम घुटने की वजह से उन्हें निकलने पर मजबूर होना पड़े। जानकारी के मुताबिक इमारत में 2 से 3 आतंकी छुपे हो सकते हैं, जो झेलम नदी के रास्ते हॉस्टल तक पहुंचे। हॉस्टल में अभी कोई आम नागरिक नहीं है। यही वजह है कि सुरक्षा बल ऑपरेशन खत्म करने को लेकर बेताब नहीं है। सुरक्षा के लिहाज से आसपास के इलाकों को खाली करा लिया गया है। पूरे पंपोर के इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे पहले फरवरी में भी इसी ईडीआई इमारत पर हमला हो चुका है। दूसरी तरफ राज्य प्रशासन का कहना है कि लगातार मिलती खुफिया सूचनाओं के मुताबिक घाटी में अगले 1 महीने के दौरान आतंकी वारदातें बढ़ सकती हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर घाटी में फिलहाल 250 संदिग्ध आतंकी सक्रिय हैं। इनमें बड़ी तादाद सीमा पार से आए लश्कर और जैश आतंकियों की है। इनमें से कई ने पिछले 3 महीने के दौरान घुसपैठ की है। इस साल अभी तक 100 से ज्यादा आतंकी घुसपैठिए आ चुके हैं, जबकि अभी तक कुल 113 आतंकी मारे जा चुके हैं। खबरों के मुताबिक पीओके में हुए सर्जिकल स्ट्राइक्स से तबाह कैंपों को दोबारा तैयार किया जा रहा है, ताकि बर्फबारी से पहले और घुसपैठ कराई जा सके। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, ईडीआई हमेशा से युवा कश्मीरी लड़के लड़कियों को सरकारी नौकरी की मांग ना कर अपने पैरों पर खड़े होने का प्रशिक्षण देता रहा है। आतंकवादियों को ये अच्छा नहीं लगता। महाराष्ट्र के नासिक से खबर, जहां हिंसा के बाद तनाव बना हुआ है। नासिक में 5 साल की लड़की के साथ बलात्कार की कोशिश के बाद कल हुई हिंसा में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। हिंसा में 40 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। आगजनी का मंजर बता रहा है कि गुस्से का आलम क्या रहा होगा। नासिक में 5 साल की बच्ची के साथ बस सलूकी की कोशिश से भड़के लोग रविवार पूरे दिन और रात सड़क पर थे। मामले में पुलिस की दखल के बाद मुंबई आगरा हाईवे खुल गया। 7 को हमने अरेस्ट किया है और रास्ता फिर चालू किया और उसी समय से नॉर्मल से आना चालू हो गया। कितने पुलिस वाले? ये घटना में, सभी घटनाओं में करीब 40 पुलिसकर्मी घायल हैं। जो गुस्सा लोगों से उभरा, उसके उग्र निशान, उसके निशान इस समय सड़कों पर अभी भी मौजूद हैं। लेकिन खास बात और सबसे सकारात्मक बात यह है कि सड़क पर आप इस समय यातायात चलता दिखाई देख पा रहे होंगे। यही वो सड़क है जो कल करीबन 4 से 5 घंटे तक ठप पड़ गई थी, जब सड़कों पर आंदोलनकारी अपनी भूमिका को लेकर उतरे हुए थे। आरोपी को पुलिस हिरासत में भेजा गया है। सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। जो भी गुनहगार हो उसको जल्दी से जल्दी शासन हो, और वही शासन की भूमिका है। ये आप जल्दी से जल्दी की व्याख्या कितने दिनों की रख रहे हैं? इस केस में विद इन 15 डेज विल फाइल द चार्जशीट। इस घटना में आरोपी दलित है, जबकि पीड़ित सवर्ण। ऐसे में माहौल पर काबू करने के लिए सरकार ने नासिक में इंटरनेट सेवा 48 घंटों के लिए बंद की है। नासिक से प्रसाद काथी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली से सटे दादरी कांड के एक आरोपी रवि की जेल में हुई मौत के बाद इस बात को लेकर खासा हंगामा हुआ कि मौत की वजह जेल में हुई पिटाई थी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने मौत की वजह सेप्टिसीमिया यानी शरीर में इन्फेक्शन बताया है। मोटे तौर पर मौत की वजह इलाज में लापरवाही हो सकती है, लेकिन पिटाई नहीं। अखलाक की हत्या के आरोपी जिस लड़के के शव को तिरंगे में लपेट कर रखा गया, उसकी मौत को लेकर विसाड़ा गांव में जमकर हंगामा हुआ और कई नेता उसे
श्रद्धांजलि देने पहुंचे। आरोप लगा कि मौत जेल में उसकी पिटाई से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐसे सारे आरोप खारिज करती है। हाथन में चोट हुई, वाला ठोकर मारी जूता की पांडे जी ने। हाँ, वही सुतो बढ़ता चला गो, तो फिर वही इन्फेक्शन हो। एनडीटीवी इंडिया को सूत्रों से जानकारी मिली है कि एलएनजेपी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने रवि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मामले की जांच कर रहे न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंप दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रवि की मौत सेप्टिसीमिया यानी शरीर में इन्फेक्शन से हुई। उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन बेहद ज्यादा था, जिससे कई अंगों और खासकर किडनी ने काम करना बंद कर दिया था। शरीर पर किसी तरह के बाहरी या अंदरूनी चोट के निशान नहीं मिले, यानी जेल में उसकी पिटाई नहीं हुई। एलएनजेपी अस्पताल में रवि को 4 अक्टूबर को भर्ती कराया गया और उसी दिन देर शाम उसकी मौत हो गई थी। रवि के परिवार वालों की मांग पर उसका पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों के पैनल ने किया था। इन्फेक्शन उसकी चोट की वजह से हुआ है ना। उसको जो 23 तारीख को उसने जेल में उसकी पिटाई करी है, 23 तारीख को उसके हालात गुस्से मारे हैं, उससे इन्फेक्शन बढ़ा है। उसको 10 दिन में ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया। उसको उसके किडनियों पे चोट ज़्यादा आई है और लंग्स वगैरह उसके बंद हो गए, पानी चढ़ गया यहाँ पे। हालांकि अभी इस बात के संकेत मिले हैं कि जेल की तरफ से उसके इलाज में लापरवाही जरूर हुई है। अब घर वाले सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। रवि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बहुत कुछ साफ हो गया है। हालांकि अभी इस बात की जांच होनी है कि उसके शरीर में इन्फेक्शन किन हालात में हुआ और इसे लेकर किस तरह की कोताही बरती गई। ग्रेटर नोएडा से दीपक सिंह और नई दिल्ली से कैमरामैन शशिकांत के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो यूपी में अगले साल होने वाले चुनावी महाभारत के लिए सभी पार्टीज ने कमर कसनी शुरू कर दी है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज लखनऊ में स्मार्टफोन देने का एक तरह से उन्होंने वादा किया है और स्मार्टफोन पोर्टल के लॉन्च के मौके पर अपने विरोधियों पर वो जमकर बरसे। अखिलेश ने कहा कि जब उन्होंने छात्रों को लैपटॉप बांटना शुरू किया तो उनकी काफी आलोचना हुई थी और विरोधियों को लगता था कि युवा लैपटॉप्स का क्या करेंगे, लेकिन इस योजना के फायदे सामने आने के बाद विरोधियों की बोलती बंद हो गई है। कम से कम समाजवादी लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर जो सही मायने में डिजिटल डिवाइड है, जो समझ जो जानकारी है, और ये लैपटॉप आने के बाद सच्चाई में समाजवाद जमीन पर दिखाई देता है। कम से कम इंफॉर्मेशन का, नॉलेज का और पढ़ाई का, ये कम से कम समाजवादियों ने करके दिखाया। मुझे खुशी है आज ही के दिन स्मार्टफोन की भी लॉन्चिंग है, क्योंकि एक कदम आगे जाएं हम लोग। अखिलेश यादव जी 4 साल में समाजवादी पार्टी के नेताओं का विकास हुआ होगा, उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ है। अखिलेश यादव जी और उनके परिवार का विकास हुआ होगा, जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। दिक्कत और दुश्वारी ये है कि समाजवादी पार्टी डबल डिजिट में भी पहुंचेगी कि नहीं ये उनको पता नहीं। अभी से विकास का दावा करना और कानून का राज स्थापित नहीं किया। दूसरी चीज, अभी सपने दिखा रहे हैं। पहले कहा था लैपटॉप देंगे, जितने जवानों को लैपटॉप मिलना था उतना मिला भी नहीं। अब कह रहे हैं कि आप अभी रजिस्ट्रेशन करो, अगली बार जीत कर आएंगे तब आपको स्मार्टफोन देंगे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार दशहरे के मौके पर परंपरा से हटते हुए दिल्ली के रामलीला मैदान की बजाय लखनऊ के ऐशबाग मैदान में उपस्थित होंगे। अब इस पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तंज किया है कि अगर चुनाव बिहार में होते तो मोदी बिहार में दशहरा मनाते। मैदान के बाहर आयोजकों ने होर्डिंग्स लगा दी हैं जिसमें लिखा गया है कि उड़ी का बदला लेने वाले मोदी का स्वागत है। लेकिन बीजेपी के उपाध्यक्ष और लखनऊ में मेयर दिनेश शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि ये सिर्फ एक धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन है जिसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं। इसी मैदान में मोदी दशहरा मनाएंगे, रावण का वध होते देखेंगे। तैयारियां तकरीबन पूरी हैं। पहले मायावती ने कहा था कि उरी के शहीदों की चिता अभी ठंडी भी नहीं हुई है कि मोदी उस पे सियासत करने लगे। अब इस पे अखिलेश ने तंज किया है। चुनाव बिहार में होता तो शायद बिहार में रावण जलता, वहां पर लोग जाते।
चुनाव है। मैं समझता हूँ रामलीला और इन त्योहारों को तो दूर रखना चाहिए। रामलीला मैदान के बाहर रामलीला समिति की तरफ से होर्डिंग लग गई है, जिसमें उरी का बदला लेने के लिए मोदी के स्वागत का ऐलान किया गया है। लेकिन मैदान के अंदर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि इसमें कोई सियासत नहीं, चुनाव की वजह से रावण वध तो टाला नहीं जा सकता और दशहरा भी चुनाव तक रोका नहीं जा सकता। हम इतना बता रहे हैं, ये केवल निहायत अराजनीतिक कार्यक्रम है, इसका राजनीति से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। रामलीला में मोदी को कृष्ण का सुदर्शन चक्र, हनुमान की गदा और राम का धनुष बाण उपहार में दिया जाएगा। उनके सामने ही राम रावण का वध करेंगे, लेकिन ये आतंकवाद के नाम पे बना विशाल रावण सुरक्षा कारणों से उनके सामने नहीं जल पाएगा। यहाँ के आयोजकों का कहना है कि प्रधानमंत्री के यहाँ आने का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बहरहाल रावण हमेशा यहाँ सियासी होता है। यूपीए की सरकार के समय पे घोटालों का रावण जलाया गया था, उसके बाद जब लव जिहाद पे राजनीति हो रही थी तब लव जिहाद का रावण जलाया गया था, और अब जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई है तो यहाँ आतंकवाद का रावण जलाया जा रहा है। रामलीला के लिए सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम हैं। रामलीला मैदान सैनिटाइज कर बंद कर दिया जाएगा, जिसे 3 बजे के बाद खोला जाएगा। मैदान के अंदर कम लोग जा सकेंगे। बाकी जनता के लिए शहर में एलईडी वैन्स होंगी, जिनसे वे मोदी को देख और उनका भाषण सुन सकेंगे। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता और रमेश वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तो हमारे साथ मेरे सहयोगी कमाल खान मौजूद है। कमाल, आपसे जानना चाहेंगे, जो जमीनी सियासत है इस पे क्या असर पड़ेगा? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भाई स्ट्राइक्स का इस्तेमाल राजनीति के लिए ना करें, वो भी परंपरा से हटके। दिल्ली से वो जा रहे हैं, ऐशबाग मैदान लखनऊ में मौजूद होंगे। उधर अखिलेश यादव का जो तंज है, तो असर, जो छटपटाहट है विपक्ष में, किस तरह से आप देख रहे हैं जमीनी स्थिति वहां पर? देखिए, है क्या कि एक पुरानी कहावत है कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। वही चीज सियासत में लागू होती है। पुराने जो नेता हैं यूपी में कई, वो कहते थे कि नेता को खबरों में हमेशा होना चाहिए, चाहे वो किसी वजह से हो। तो अब देखिए, कम से कम चर्चा तो समाज में होने ही लगी है ना। एक बहुत बड़ी ब्रिगेड है सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, जो अल्ट्रा राइट है, वो अपनी तरह से चीजों को प्रोजेक्ट करती है। उरी का हमला जो है, अभी थोड़ी देर पहले जगदम्बिका पाल जो बीजेपी के एमपी, उनसे बात हो रही थी। उनका कहना था कि चाहे आप कुछ कहिए, हम तो रामलीलाओं में जा रहे हैं, वहां हम लोगों से बातचीत करते हैं, भाषण देते हैं, तो लोगों में बड़ा उत्साह है कि पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है। मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मुंहतोड़ जवाब दे दिया है, सेना वहां घुस गई है। वो कह रहे हैं कि यूपीए वाले, भले कांग्रेसी कह रहे हो कि हमने 4 बार सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन जंगल में मोर नाचा किसने देखा? प्रचार तो इसका हुआ है, तो फायदा तो इसका मिल रहा है। तो अगर मोदी जी यहां आते हैं, रामलीला में शामिल होते हैं, उसका प्रचार हो रहा है मीडिया में, तो फायदा तो जरूर मिल रहा है उनको उसका। बिल्कुल बिल्कुल कमाल। और दूसरी जो आपकी जो खबर थी, आज जो अखिलेश ने स्मार्टफोन पोर्टल लॉन्च किया, खासी लोकप्रिय हो सकती है युवाओं में भी, और सबके लिए एक मोबाइल की जरूरत होती है, लेकिन शायद जीत के अगर दोबारा आए तब देंगे। लेकिन उसको जमीनी तौर पर कैसे लिया गया उनकी इस योजना को? देखिए, जो स्मार्टफोन लॉन्च करने की बात है, रजिस्ट्रेशन अभी हो रहा है और मिलेगा वो जब सरकार दोबारा सत्ता में आएगी जी। इसमें तो माना जा सकता है कि एक पॉलिटिकल सोच है और सियासत है कि जब हम दोबारा आएंगे आपको देंगे, तो इसलिए आप हमें वोट दीजिए, ये एक सोच हो सकती है। लेकिन जहां तक लैपटॉप की बात है, तकरीबन 16 लाख लैपटॉप बांटे गए होंगे या उससे भी ज्यादा। तो देखिए, खाना खाने और कपड़े पहनने के बाद जो तीसरी सबसे बड़ी जरूरत है, वो इल्म हासिल करने, ज्ञान हासिल करने और पढ़ने की है, जिसमें लैपटॉप बहुत बड़ा सहायक है। और अखिलेश यादव ने कहा कि हम डिजिटल डिवाइड को कम करने की कोशिश कर रहे हैं इसके जरिए। तो ये बहुत फायदेमंद रहा है उन बच्चों के लिए जिनके कभी खानदान में किसी ने सोचा नहीं था कि वो कभी लैपटॉप खरीद सकते हैं, जिनके बच्चे अब सरकारी स्कूलों में फ्री पढ़ाई हो रही है, पढ़ रहे हैं और उस लैपटॉप का फायदा उठा रहे हैं तमाम तरीकों से अपने एजुकेशन के लिए। बिल्कुल कमाल, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रोज हम कमाल से उत्तराखंड की माफ कीजिए, जो उत्तर प्रदेश की गर्माती सियासत है उस पर उनके विचार रोज लेंगे आपसे 8 बजे की खबरों में।